जय हिंद सभी साथियों को। तो अपने पढ़ रहे थे, बहुत ही शानदार टॉपिक था, आप हेडिंग डाल लीजिए आप सभी। टॉपिक का नाम था राजस्थान का भौतिक प्रदेश। लिखो, राजस्थान का भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश की इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर कौन सी है? 3। देखो मेरे भाई, मैं आपको ये बता रहा था कि जो अपना राजस्थान का भौतिक प्रदेश है वो कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में। एक तो ये पीले वाला एरिया हो गया, डेजर्ट वाला। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, मरुस्थल वाला एरिया। यहाँ पर पर्वत ही पर्वत हो गए, ये अरावली पर्वत वाला हो गई। ये था पूर्वी मैदान और ये था हाड़ौती का पठार। ये 4 भाग पढ़े थे अपनों ने, जिसमें से मैंने सबसे पहले कहा था आपको कि सबसे पहला पॉइंट उठाया था, क्या पढ़ेंगे? पश्चिमी रेतीला मैदान। अच्छा, पश्चिमी रेतीला मैदान का कल मैंने क्षेत्रफल वगैरह सारी बातें लिखा दी थी ना। अच्छा, तो हम लिखेंगे, पहला ही पढ़ रहे थे पॉइंट जिसका नाम था पश्चिमी रेतीला मैदान। आप में से कोई ये बताओ, लास्ट वाली लाइन क्या थी कल? अच्छा, वो बड़ी चीजें लिखाई थी मैंने आपको, है ना। चलो आप बताओ प्रश्न मेरे को। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी? पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नहर? बड़ा बांध? जुवाई बांध कहाँ है? सुमेरपुर। बड़ा जिला क्षेत्रफल में, जनसंख्या में? थार भूमि का सबसे बड़ा जिला। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब पश्चिमी रेतीले मैदान की अगर हम बात करें तो यह राजस्थान के 12 जिलों में है। राजस्थान के कितने जिलों में है? 12 जिलों में। लेकिन कुछ भाग सिरोही का भी ले लेता है। ये कुछ भाग किसका ले लेता है? सिरोही का। गुरुजी, सिरोही का जो भाग लेता है वो कौन सा भाग लेता है? उत्तरी। सिरोही का कौन सा भाग ले लेता है? ये उत्तरी भाग। ये बात तो कहते हैं ये लोग कि राजस्थान 12 जिलों के अंदर है और 4 संभाग में फैला हुआ है। कितने संभाग में? 4 संभाग में। गुरुजी, 4 संभाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 जोधपुर संभाग, नंबर 2 बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग, मारूंगा बहुत, देख ले। बीकानेर के बाद जयपुर संभाग, और जयपुर के बाद है जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जयपुर हो गया, और अजमेर संभाग। कौन सा संभाग? अजमेर। इतने संभाग में ये जिला फैला है। कितने संभाग हो गए? 4। चारों बोलो। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर। बोलो फटाफट। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर। कितने संभाग में फैला है? 4। कितने जिलों में फैला है? 12। ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात मिलती है मरुस्थल की, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी वह यूनेस्को राजस्थान यूनिवर्सिटी का तो नाम सुना ही होगा आपने। यूनेस्को जैसे कोई स्थल होता है वो अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं कर लेता। जैसे राजस्थान के किले हैं, राजस्थान के 6 किलों को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया हुआ है। ऐसे पढ़ते हैं ना अपने, तो सेम वही कहानी है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी व यूनेस्को ने ऐसे बताया कि ये 12 जिले तो वही हैं, 5 जिलों के अंदर और विस्तार हो गया। टोटल जिले कितने हो गए? 12 और 5 17। स्टी ने क्या कहा कि मरुस्थल का जो विस्तार है, मरुस्थल का जो विस्तार है वो कितने जिलों में है? 17। गुरुजी, वो तो 12 हमें याद हो गए थे, शुरू में पढ़े थे। इसके अलावा बच गए 5 जिले। ये 5 जिले इसने कौन से माने हैं? जो मरुस्थल से बाहर थे पहले, तो इसने 5 जिले माने हैं। उसकी एक ट्रिक याद रखना, जा बोलो, जा राशि, बोलो जा राशि। एक बार और बोलो, जा राशि। कट जा, कटे जा मेरे में।
जैसे पहला जिला बोलो कौन सा? जयपुर। करो याद, जयपुर हो गया याद। ऐसे दूसरा जिला अलवर, और तीसरा जिला अजमेर। तीसरा जिला कौन सा हुआ? अजमेर। रा से राजसमंद, राज, और सी से क्या हुआ मेरे भाई? सिरोही। बिल्कुल सिंपल बात है। तो याद करो पांचों का पांचों जिला, जल्दी करो, फटाफट करो। जयपुर, अलवर, अजमेर, राजसमंद, सिरोही, रगड़ दो साग सागी। ऐसे पूछा जाएगा प्रश्न कि राजस्थान यूनिवर्सिटी और यूनेस्को ने जो 5 जिले बनाए, निम्न में से वो जिले कौन कौन से हैं? तो याद होने चाहिए, जयपुर, अलवर, अजमेर, राजसमंद, सिरोही। जयपुर, एक बार सारे इधर देखो, बोलना। जयपुर, अलवर, अजमेर, राजसमंद। याद है? जैसे बोलना, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, रा से बोलो, सी से बोलो। वेरी गुड। ये जिले थे 5 इसके अनुसार। समझ में आई इतनी बात? ठीक है गुरुजी। अब अपने आगे बात करें कि वो कल लिखाया था ना बड़ी नदी नदी, तो वो तो पढ़ ली थी। इसके अलावा थोड़ा सा प्रश्न और क्या आ सकता है? मैं आगे पेज पे चल रहा हूँ कि थार मरुस्थल की प्रमुख नदी, थार मरुस्थल जो है ना, इसकी प्रमुख नदी कौन कौन सी है? तो 2 ही प्रमुख नदी है इसकी। कितनी है? 2। इसमें पहली नदी का नाम है घग्गर। कौन सी नदी है? नाम सुना है घग्गर नदी का? वेरी गुड। और दूसरी नदी का नाम है लूणी। ये 2 नदी हैं जो इसकी क्या है? प्रमुख नदी। एक बात कही जाती है इन दोनों नदियों के बारे में, मान लो जब ये दोनों नदी उफान में होगी। उफान का मतलब क्या होता है गुरुजी? उफान का मतलब होता है तेज भाव में होगी, मान लो बहुत भयंकर पानी आओगी में, तो बाढ़ कहाँ आएगी? वेरी गुड। उफान में होने पर बाढ़ जो आएगी वो क्या आएगी? 2 भागों में बांटो इसको भी। अगर घग्गर नदी उफान में हुई तो बाढ़ आएगी हनुमानगढ़ जंक्शन में, हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर। अगर लूणी नदी उफान में होगी तो बाढ़ आएगी बालोतरा में। और बालोतरा कहाँ पर है मेरे भाई? बाड़मेर के अंदर। सिंपल सी बात समझ में आ गई ना? कहने का मतलब ये है कि अगर इनमें पानी तेज हो, जैसे घग्गर नदी में पानी तेज हुआ तो बाढ़ कहाँ आएगी? हनुमानगढ़। और लूणी नदी में पानी तेज हुआ तो बाढ़ कहाँ आएगी? बालोतरा, बाड़मेर। बोलो इतनी बात समझ में आई? अब इसके बाद पढ़ेंगे थार मरुस्थल की प्रमुख नदी तो पढ़ ली, अब यहाँ के पढ़ेंगे प्रमुख अभयारण्य कि थार भूमि में कौन कौन से अभयारण्य प्रमुख है। तो 2 ही अभयारण्य, इसमें पहले का नाम है ताल छापर। कौन सा है? ताल छापर। और दूसरे अभयारण्य का नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये रट लेना भाई, प्रश्न आएगा यहाँ से। ताल छापर है राजस्थान के चूरू जिले में, और ये जो है राजस्थान के 2 जिलों में, जिसमें एक का नाम है जैसलमेर और दूसरे जिले का नाम है। अब 2 जिला में फैलने को मतलब ये है कि वो राजस्थान को सारा बड्डो है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। क्लियर हुआ? अच्छा, तो ताल छापर जो है वो कहाँ पर है? चूरू के अंदर। सिंपल सी बात है। ताल छापर की कोई चीज़ बता सकते हो क्या फेमस है? काले हिरण, जिसे क्या बोलते हैं? कृष्ण मृग। इधर बता दोगे? राष्ट्रीय मरु उद्यान की गोडावन। कौन सा? गोडावन। राजस्थान का राज्य पक्षी है ना शायद गोडावन। शायद क्या है, दर्जा कब मिला? 1980 81 या 83? 81। जानवरों को 81 में, पेड़ पौधों को 83 में। सिंपल सी बात है। अच्छा, ये थी इसकी बातें थार मरुस्थल की अन्य में। और इसके अलावा गुरुजी और बातें देखें तो यहाँ ये देखना कि वर्षा कितनी होती है, यानी थार मरुस्थल है ना, यहाँ वर्षा कितनी होती है। तो यहाँ अगर अपने बात करें वर्षा होती है 20 से 50 सेंटीमीटर। अच्छा गुरुजी, अभी ये सेंटीमीटर बताया, इसका मतलब क्या होता है? वर्षा को मापा जाता है। अब एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे वर्षा मापन यंत्र कौन सा है? वर्षा मापन यंत्र। वर्षा को किस यंत्र से मापा जाता है? वर्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेन। तो इसे बोलते हैं रेनोमीटर। क्या बोलते हैं? रेनोमीटर। तो वर्षा को किस में मापा जाता है? रेनोमीटर में। बोलो इतनी बात समझ में आई? एक बार फिर देख लो।
थार मरुस्थल की 2 नदी घग्गर और प्रमुख अभ्यारण्य ताल छापर और राष्ट्रीय अमर उद्यान। वर्षा कितनी होती है? 20 से 50 सेंटीमीटर। वर्षा मापन यंत्र कौन सा है? रेनोमीटर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब अच्छा, वो यूनिवर्सिटी वाला शोध कब हुआ था ये भी याद रखना, 2013 में। ये जो यूनिवर्सिटी ने जो बताई थी ना बात, ये कब बताई थी? 2013 के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ थार मरुस्थल। क्या पढ़ा रहा हूँ? थार मरुस्थल का अर्थ तो पता है क्या क्या होता है? मरुस्थल का अर्थ क्या होता है? मरुस्थल का जो अर्थ होता है वो होता है मृत भूभाग। यानी मरुस्थल का जो अर्थ है वो क्या होता है? मृत भूमि कह दो या मृत भूभाग। देखो, कोई मरा हुआ भाग होता है ना, मरा हुआ वहाँ पर क्या उम्मीद कर सका? कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। यानी कोई मर गया तो उसे क्या उम्मीद करोगे? नहीं करोगे ना। मृत भूमि का मतलब क्या होता है? यानी थे सुनने में लियो कि मृत भूमि हो, मृत भूमि क्या हो? कोई बताओगे? जो उपजाऊ नहीं होती, वो मरी हुई भूमि होती है, यानी वो किसी के लिए काम की नहीं है। बॉडी जो होती है मरी हुई वो काम की नहीं होती ना, ऐसे ही सेम ये होता है इसके अंदर भी। तो मृत भूमि के अंदर यहाँ क्या होता है मरुस्थल में कि जैविक तत्व जो होते हैं ना, जैविक तत्व, ये RS का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सारे कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ और अच्छी तरह से इनको याद करना। जो चीज़ समझना है वो पूछ लेना। जैविक तत्व है, नमी की कमी पाई जाती है, नमी की कमी पाई जाती है, पाई जाती है। जैविक तत्व व नमी की कमी कहाँ पाई जाती है? मरुस्थल में। कहाँ पाई जाती है? अब जैविक तत्व का मतलब जैव प्लस एक जैव मतलब जीव हो गए, यहाँ जीव कम पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि सोच के देखो, यहाँ मरुस्थल ज़्यादा है। अब दोरे में क्या करेंगे? जीव तो पेड़ पौधों में रह के राजी है ना, तो जीव यहाँ नहीं रहेंगे। ये बात समझ में? जैविक मतलब क्या होता है? यानी जैविक तत्व क्या हो गए? तो अगर यहाँ में प्रश्न आए कि भारत के या राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में जैविक तत्वों की कमी पाई जाती है? पश्चिमी रेतीला मैदान के अंदर, यानी थार मरुस्थल भी कह सकते हैं ना इसको अपने। अच्छा, नमी का मतलब क्या होता है? नमी को मतलब ठंड पड़ो। जी हाँ, कहते नहीं आज तो मौसम ठंडो है, तो बाबा नमी। जैसे आजकल चल ही रहा है ज़्यादा कुछ, है ना, मतलब मौसम ठीक चल रहा है। अब महीना जून का चल गया, जून को महीनों तो भयंकर हुआ है। अरे 21 जून ने याद मत करो, जून का महीना ही बहुत भयंकर होता है। थे आपा गाँव में रेडा, स्कूल की छुट्टियाँ में नहीं खेलने को देता अपना। जून का महीना में कूट कूट के अंदर बिठाया था, 10 बजे पैक कर देता, अंदर बैठ जाता है। तो सबसे बड़ा कारण क्या था कि बहुत भयंकर गर्मी होती है। और अब पंखा बंद कर रखा है ना तुम्हारे, तो ही बैठे हो ना, नहीं लग रही गर्मी? आज पूरी क्लास में बंद ही रहेगा तो फिर तो लगती नहीं है गर्मी तो तुम्हें। अच्छा, आप देखो आगे और ध्यान से। अच्छा, मैं कह रहा हूँ नमी समझ में आ गई? नमी क्या होती है? ठंडा पड़ा होता है ना, वो नमी होता है। तो नमी की भी यहाँ पर जो कमी है वो पाई जाती है। अच्छा, आर्द्रता अंतर इतना नहीं होता, थोड़ा देखो, जैसे आर्द्रता हुई। अब मैंने आपको कहा कि न्यूनतम आर्द्रता क्या होती है? न्यूनतम आर्द्रता वो जो शुष्क क्षेत्र हुआ। जैसे आर्द्रता का मतलब होता है ठंड, आर्द्रता का मतलब क्या होता है? ठंड। आर्द्रता न्यूनतम हुई तो ठंड कम होगी, आर्द्रता अधिक हुई तो आर्द्रता अधिक हुई तो ठंड क्या होगी? ज़्यादा। अगर प्रश्न आए ना कि इस क्षेत्र की आर्द्रता अधिक है तो वहाँ की ठंड क्या है? ज़्यादा। इस क्षेत्र की आर्द्रता कम है तो उसमें ठंड क्या है? कम। अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा, न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर में दौरे भरे हुए हैं तो न्यूनतम सर्वाधिक झालावाड़ की है। वेरी गुड, क्योंकि झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है ना, जहाँ वर्षा होगी वहाँ की आर्द्रता ज़्यादा होगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ओके गुरुजी, इतनी कहानी समझ में हमारे धीरे धीरे आवे ला रही है। तो थार मरुस्थल का अर्थ क्या होता है? मृत भूमि। अब गुरुजी अगर अपने बात करें मरुस्थल को, तो मरुस्थल के रोकने के कोई उपाय हैं क्या? यानी मरुस्थल जो है उसको रोकने के भी कोई उपाय बनते हैं क्या? तो लिखो। ये प्रश्न देखो मेंस में बन जाता है, 2 नंबर का भी आ जाएगा, तो भी गलत नहीं करना। मरुस्थल को रोकने के उपाय, मरुस्थल को कैसे रोका जाता है आपके अनुसार बताओ? थे तो कहूँगा बाढ़ लगा दो, बाढ़ से मरुस्थल थोड़ी रुकता है। मरुस्थल को रोकने के उपाय सुनना ध्यान से। मरुस्थल को रोकने के उपाय ये है कि वायुरोधी वृक्षारोपण करो। पहला कारण क्या है? उपाय क्या है? वायुरोधी वृक्षारोपण करो, वृक्षारोपण करो। देखो थोड़ा सा बोरपन महसूस होगा, थोड़ा मैं लेवल थोड़ा अलग ही करा रहा हूँ, वो नहीं करा रहा जैसे वनडे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। एक इस तरीके से पढ़ लोगे ना आप तो आपको दिक्कत नहीं होगी कभी भी। तो इस तरीके से मतलब कोई भी एग्जाम दें, फिर चाहे RS हो चाहे SI हो, कोई भी हो ना, तो वो है। वायुरोधी के अंदर बात करें तो वायुरोधी वृक्षारोपण
करना। गुरु जी वायुरोधी वृक्षारोपण ये क्या होता है, देखना सारे ध्यान से। जैसे ये कोई वृक्ष है, क्या है, वृक्ष। एक तो वृक्ष होता है नॉर्मल, एक वृक्ष ऐसा होता है जैसे मान लो कोई हवा चल रही है, क्या चल रही है, हवा। वो क्या है कि मिट्टी को यहीं रोक लेगा, आगे जाने नहीं देगा। मतलब ऐसे होते हैं ना वृक्ष जो मतलब मान लो हवा तो जाएगी वो निकल कर, लेकिन जो उसके साथ जो उड़ कर आएगी ना चीज़ वो यहीं रुक जाएगी, ऐसे वृक्ष होते हैं। तो यही होते हैं वो वायुरोधी वृक्षा, वायु को रोक देते हैं ये। जनी जो भी इनके साथ चपट में आती है ना, हल्की हो जाती है। मतलब एक तो खूब गति से आ रही है, इधर देखो हवा खूब गति से, इनमें टकराने के बाद उसकी गति क्या होगी, धीमी होगी ना, तो मरुस्थल का विस्तार नहीं होगा। समझे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे ये इतना मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है। अब हवा मान लो चल रही है, इधर से क्या चल रही है, हवा चल रही है। अब हवा क्या करेगी, माटी ने उड़ा के लेके जाओगी, हवा तो उड़ा देगी माटी को। तुम एक चीज़ देखना, अपना राजस्थान का गंगानगर जिला है ना, ऐसे पढ़ोगे आपकी सर्वाधिक आंधी तूफान कहाँ आते हैं, गंगानगर में आते हैं। धूल भरी आंधियाँ, धूल भरी आंधियाँ मतलब धूल तो यही है टिब्बे पे वाली। तो यहाँ आंधी आती है तो वो घर ना भर दिया, जिसमें लड़कियों को समस्या हो जाती है। अब सोचो कितनी मिट्टी लेके आती है, ये तो नॉर्मल तुम्हारे घर में इतनी मिट्टी होगी, तो सोच के देखो वो मिट्टी उड़ाकर कहाँ लेके जाएगा। तो बताओ मरुस्थल का विस्तार होगा या नहीं होगा। तो मरुस्थल को रोकने के लिए, मतलब ये हानिकारक है मरुस्थल का विस्तार जो हो रहा है ना, ये हानिकारक कैसे है, हानिकारक ऐसे मरुस्थल का ज़्यादा विस्तार हो गया तो फिर लोग जो है वो सिंचाई कहाँ करेंगे, घर कहाँ बनाएंगे, है ना। तो ये हानिकारक ही है, ये अच्छी बात नहीं है कि मरुस्थल का विस्तार हो। तो वायुरोधी वृक्षारोपण करना, तो वायुरोधी वृक्षारोपण लगाकर हम क्या है, मरुस्थल के विस्तार को रोक सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो इस क्षेत्र में लोग कृषि नहीं करते हैं तो लोग कृषि करना शुरू कर दें। शुष्क कृषि को बढ़ावा देना, शुष्क कृषि पद्धति को क्या देना, बढ़ावा देना। तो ये दो बातें आप याद रखना। क्या मरुस्थल को रोका जा सकता है, क्या बिल्कुल रोका जा सकता है। वृक्ष लगाओ, खूब वृक्ष लगाओ। और दूसरी बात है शुष्क, अच्छा वृक्ष भी वो उगेंगे जो मरुस्थल वाले एरिया में होंगे, जिसे बोलते हैं वायुरोधी वृक्षा, है ना। शुष्क कृषि पद्धति को भी क्या दो यहाँ, बढ़ावा। शुष्क कृषि पद्धति कैसे होगी, जैसे कोई उदाहरण के लिए बोलूँगा बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, है ना, वो लाई गई थी। तो वो जालौर के अंदर है ना, तो वो क्या है कि उसके अंदर कोई लिफ्ट नहरें निकाल कर पानी डाल देंगे और वहाँ पर क्या हो जाएगी, कृषि हो जाएगी। बोलो ये इतनी बात समझ गए क्या तुम, और समझे नहीं समझे और समझाऊँ, सभी को आगे समझ में। थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है ये, इधर इतना याद रखना। अब उसके बाद अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि मरुस्थल रोकथाम दिवस कब आता है, तो 17 जून को। तो लिखो यहीं पर, हाँ 17 जून को, 17 जून को मरुस्थल रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस मरुस्थल रोकथाम दिवस की शुरुआत कब होती है। मरुस्थल रोकथाम दिवस तो 17 जून को बनाते हैं, शुरुआत होती है 1995 के अंदर। तो मरुस्थल रोकथाम दिवस की जो शुरुआत होती है, बोलो कब होती है, 1995 में। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं अपने थोड़ी सी और बातें कि रेगिस्तान का प्रसार हो रहा है। मैंने आपको शायद याद होगा कल मैंने कितने % भाग पे कराया था कि मरुस्थल जो है राजस्थान में कितने % भाग पे है, 61.11%। ये तो बात अच्छी है, लेकिन इससे पहले ये भी बताया जाता कि थी मरुस्थल जो था वो 58% ही था। कितना प्रतिशत था, अब कितना हो गया। लेकिन एक संस्था है यहाँ पर जोधपुर में जिसका नाम है काजरी। कौन सी संस्था है, काजरी संस्था। अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछे कहां पर है, तो आप करना उत्तर क्या, जोधपुर। देखो 2 प्रश्न आएंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, काजरी को केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, अगर प्रश्न आपसे ये पूछे काजरी संस्था कहाँ है, अभी तक तो यही प्रश्न आया हुआ है, काजरी संस्था कहाँ है, जोधपुर में। अगर प्रश्न ये पूछे कि केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जोधपुर। अगर प्रश्न ये पूछे
केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ है? नोट लगा के लिखना, नोट। केंद्रीय या सीधा लिख लो, शुष्क बागवानी संस्था। याद रखना ये है बीकानेर में। कहां पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है दोनों ही। कादरी संस्था कहाँ है? जोधपुर। बोलो, कादरी संस्था कहाँ है? कादरी संस्था कहाँ है? बागवानी संस्था कहाँ है? शुष्क बागवानी संस्था गुरुजी। इतनी बात बढ़िया तरीके से अपने समझ में आ गई। अब ये बताया जाता है, कादरी संस्था ये बात कहती है कि मरुस्थल वर्तमान में 67% चपेट में आ चुका है, राजस्थान मरुस्थल के। तो राजस्थान जो है वो मरुस्थल के चपेट में कितना परसेंट आ गया वर्तमान में? सिर्फ ये बात कहती है कादरी। अगर आपसे सीधा प्रश्न है ना कि मरुस्थल कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है, तो क्या करके आओगे? 61.11। 61.11 को रट लो बस। ये अगर कादरी थोड़ा डीप प्रश्न बनाओ ना, बहुत ज़्यादा डीप, तो प्रश्न ये बनेगा, वरना यही पूछा जाता है हर बार। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब याद रखो। अच्छा गुरुजी, रेगिस्तान का तो प्रसार बहुत भयंकर तरीके से हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है भाई। तो रेगिस्तान के प्रसार के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो रेगिस्तान के प्रसार के लिए गांव, पहले याद रखो कौन सा गांव। गांव पूछे तो नाचना। नाचना गांव कहाँ है? तो जिला पूछे तो क्या करोगे? जैसलमेर। तो प्रश्न देखो क्या आएगा, प्रश्न ये आएगा, रेगिस्तान का जो प्रसार हो रहा है वो सर्वाधिक किस गांव में हो रहा है, किस जिले में हो रहा है? क्लियर हुए दोनों प्रश्न? ठीक है। अगर मान लो जे प्रश्न ये आ जाए, बताओ राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक लवणीय भूमि कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक परत भूमि या प्रति भूमि कहाँ पाई जाती है? तो बस अब ये प्रश्न याद रखो आप। मैंने क्या कहा है आपको कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बंजर भूमि। अरे बंजर भूमि कहां पर होगी? जैसलमेर। और सबसे इंपॉर्टेंट है लवणीय। लेव लवणीय, लेव पाली। बोलो, ली पा ली। और प्रतिभूमि सर्वाधिक पाई जाती है जोधपुर के अंदर। कहां पाई जाती है? ये चारों पॉइंट फटाफट याद करो, जल्दी करो। कि रेगिस्तान का प्रसार कौन से जिले में होता है? बंजर भूमि सर्वाधिक कहाँ है? लवणीय भूमि पाली ले आ रहा है, तो इधर भी ले आ रहा है, परत भूमि जोधपुर के अंदर। करो याद फटाफट। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, लेकिन आप एक बात और पढ़ो। ये अब देखो, तापमान की बातें बहुत होंगी यहाँ। तापमान का मतलब क्या होता है? गर्मपन, है ना? तो तापमान अधिकतम कितना होता है सर मरुस्थल में? यानी अधिकतम कितना हो सकता है कि मान लो अगर अपनी आप पे आ जाइए, जैसे मैं तुम्हें कहूँ तुम अधिकतम कितना तेज दौड़ सकते हो? तुम कहोगे गुरुजी मैं 1600 मीटर, सॉरी ज़्यादा हो गया, 100 मीटर 9 सेकेंड, चलो 10 सेकेंड, ये देखोगे 10 सेकंड में गुका दूंगा। लड़की बिचर जाएगी, यहाँ खड़ी हो कहेगी मैं 100 मीटर 5 सेकंड में भाग लूंगी। भाग के दिखाइयो। सारा के बगैर तो बैठा नहीं जाता है को नहीं? तो वो चीज है। तो मेरी एक इच्छा है, मेरे मन में इच्छा बता दूं क्या? आज सभी के आगे ये बता रहा हूँ इच्छा। मेरी इच्छा ये है कि लड़की और लड़कों का एक दिन क्रिकेट मैच लगवाना है मेरे। जब तो मेरी इच्छा है तो फिर मैं करूँगी। क्रिकेट का वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बैडमिंटन से। बैडमिंटन अरे जल्दी के कितनी बार पड़ेगी नीचे बैडमिंटन में। बॉल में क्रिकेट में चल खड़ी तो रहे एक जगह, मजाक ना करे सवेर से। और बैडमिंटन इतनी थी तो है, बैडमिंटन कट जाओ इनको ऊपर कर जाओगी बॉल है को नहीं बैडमिंटन। हाँ वो ठीक है, उसमें हरा भी देंगी तुम्हें। ये उसमें वो खेलते हैं ना वो बड़ा ओम तो हरा देगी। ओम तो इतना सुंदर आ जाता है इनका, ये सारी एक में ले जाए
मैं तो लड़की छोटा होता खेलता और को नहीं क्या रहा देगी बेफाक। चलो देखो, लड़कियां कभी वो ऐसे नहीं खेल सकती, वो में लड़के ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो बंजर भूमि कहाँ है सर्वाधिक? लवणीय भूमि, प्रति भूमि, तापमान अधिकतम और बात करें न्यूनतम की। थे मैंने नहीं तुक्को मार के बताना कि अधिकतम तापमान कितना हो उसका अपना मरुस्थल में, मतलब थे कितो बता सकोगी तो तापमान भयंकर हो उसका अपने 70 तो बहुत भयंकर हो है। सिर्फ और सिर्फ अधिकतम इतना हो सकता है तापमान, यानी राजस्थान में तापमान अधिकतम कितना हो सकता है? 49। सर न्यूनतम कितना हो सकता है? 3 डिग्री। तापमान अपने न्यूनतम कितना हो सके? 3 डिग्री। अच्छा अब गुरुजी 3 डिग्री का मतलब तो बताओ क्या होता है? तापमान जब कम होगा तो ठंड होगी, तापमान जब ज़्यादा होगा तो गर्मी होगी। जैसे एसी चलाती हो ना तुम, एक तो कर देना एसी 28 पे, गर्म हवा फेंकेगा एसी पर, और एक कर दो आप 16 पे। अब कम कर रहे हैं तो ठंडा क्यों हो रहा है वो? यानी 16 पे करने में रूम ठंडा हो जाता ना, तो 16, 17, 18 पे कर रहे हैं तो ठंडा कैसे हो रहा है? इसका मतलब ये है कि तापमान जहाँ कम लिखा हो ना उसका मतलब होता है ठंड, जहाँ तापमान ज़्यादा लिखा हो उसका मतलब क्या होता है? गर्मी। यानी ताप का मतलब होता है गर्म, तो गर्मी ज़्यादा, गर्मी कम। तो बताओ रेगिस्तान के अंदर तापमान अधिकतम कितना हो सकता है? रेगिस्तान में तापमान न्यूनतम कितना हो सकता है? अच्छा लड़कियों का एसआई और एएसआई के लिए वेट है क्या इतना? 49.50 किलो मांगा है उसमें है, 49 है। रोट खा 10 एक दिन 12 यहाँ ले लेगी लात में 55-56 तो है। कोमल अपना दूर देख लिए उन्हें, ऐसा ही है आवा नहीं ऐसे तो ऐसे ही लागो मेरे खावा कौन रो। अब लड़के का देखो राम से 50+ है सारी, और तुम 125 किलो, बेटी का बाप यहाँ की गोपन सजा तू। चलो समझ में आई इतनी बात? ओके चलो आगे मैं और ठीक है। तो ये एक बार और देख लो तुम, कादरी संस्था कहाँ है? शुष्क बागवानी संस्था कहाँ है? कादरी के अनुसार मरुस्थल कितने % भाग पे है? रेगिस्तान के प्रसार के लिए कौन सा गांव? नाचना गांव कहाँ है? सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ है? लवणीय भूमि और प्रति भूमि। चलो मैं प्रश्न पूछता हूं तुमसे, अब बताओ रेगिस्तान के प्रसार के लिए गांव, जिला, बंजर भूमि, लवणीय भूमि, प्रति भूमि, तापमान अधिकतम, न्यूनतम। वेरी गुड, याद हो जाएगा ना, घर पे एक बार पढ़ोगे तो सारा ही याद हो जाएगा। अच्छा अब गुरुजी राजस्थान में भूमि सुधारने के लिए कई कानून बनाए गए थे, तो उन कानून के बारे में बताओ। आरएएस मेंस में प्रश्न अच्छा आएगा, और वैसे ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न बनता है कि भूमि सुधार के कानून। ईओ वाला ने तुमने टेस्ट किया होगा तो शायद ये देखे होंगे प्रश्न, मैंने तो देखे थे, तुमने भी शायद देखे होंगे, है ना? तो लिखो, हाँ तो लिखो आगे। एक बार मैं भौतिक प्रदेश कर लियो, थारोजी करानी चाहिए। आरएएस के जितने पेपर हुए सारे उठा लेना, मेंस के और प्री के प्रश्न मैं कराऊंगा भी तुम्हें। मेंस के प्रश्न प्री के तो कर ही दोगे तुम, गुका दोगे, मेंस के कर दिए तो मैं ना, जैसे ये टॉपिक होगा ना भौतिक प्रदेश से, मैं 2016 वाला पेपर पढ़ा है मेरे पास, है ना, उस 16 वाले प्रश्न ले आऊँगा मैं, मतलब जो भौतिक प्रदेश से आए हुए, ठीक है। अब रिसर्च दिया तो तुम करो एक, मैं तुम्हें आरएस वाले पेपर भेज देता हूँ। भौतिक देखो मैं सारे दिन करूँगा तो फिर मैं मैटर तुम्हारे लिए कहाँ इकट्ठा कर पाऊँगा? हैं आंसर नहीं, आंसर तो मैं ही कराऊँगा था नाटे, हाँ आंसर मैं बता दूँगा, धीरे धीरे कराऊंगा। कल भेजा था ना प्रश्न तुम्हारा सिलेबस, धीरे धीरे अब तुम्हारा भी विस्तार करेंगे। एक बार थोड़ा सा बिनिंग थोड़ा ज़्यादा, एक बार बिनिंग समझ लो, फिर तारे लिए बेलो, टेंशन ना लो, है ना। अरे इनको की है जी, आरएस वाले है ना, देखो देखो एसआई वाले ऑलरेडी मोटिवेशन है, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा सिलेबस देखो, साथ किसका, तुम्हारा भी साथ ऐसे नहीं है कि, लेकिन इतना नहीं है जितना इनके साथ है। गुरुजी इनके साथ ज़्यादा, अरे देखो क्यों है, कारण 2-3 है। सबसे देखो तुम अपने आप पढ़ लोगे क्योंकि तुम्हें पता है मोटिवेशन आ ही जाएगा। कितने सब्जेक्ट हैं, एक तो पेपर होगा जीएस का, इसके अंदर तुम कर लोगे। अब इसमें पता थोड़ा सा वो जीएस का ये आ बड़ा तो होगा ही होगा। अब मेंस संघर्ष, ये 4 पेपर है ना जो मेंस वाले, ये है। अब कई रास्ते में लोग मिलेंगे बहुत, ये जिंदगी के सफ़र में बहुत लोग मिलते हैं। एक राजेश खन्ना का जो गाना है, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते, सुना हुआ है ना ये। तो कहने का मतलब ये है, इनका जो संघर्ष है ना, इनको मोटिवेशन ज़्यादा चाहिए पढ़ने से ज़्यादा।
ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए। इनका जैसे ही मोटिवेशन टूटा बेड पर पसर जाए बस। नहीं तुम तो देखो मोटिवेशन तुम में तो थोड़ा सा करूँगा ना, तुम्हें तो मैं यहाँ भगवान हनुमान जी को देखो, जब हनुमान जी वो राम ने संदेश दिया था कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं, और देखो जिसका लक्ष्य होता ना वो इधर उधर देखता नहीं है। जैसे ही उनको लगा कि राम मूर्छित है और उन्होंने कहा था कि भाई वो जड़ी बूटी लेके आओ हिमालय से, अब थे तो यहाँ होता तो कहते सही गुत्तो बुड्ढो सिलेबस है। उसने कुछ नहीं सुना, गया और एक छलांग में बताया जाता, लोग मतंग जैसे जो ऋषि वगैरह थे ना वो ये बात कहते हैं कि जब हनुमान जी वो बूटी लेने के लिए गए थे ना हिमालय से, तो बस ऐसे एक लकीर दिखी थी, गुजरी थी, मतलब ऐसे दिखा था, इतनी तेज़ी से गए थे वो कि एक लकीर जारी है, और लेकर भी आए थे सूरज मतलब छिपने से पहले। तो मतलब आपने पढ़ा होगा, ये आपने सुना भी होगा। तो लक्ष्य ही होता है, फिर उसमें नहीं देखना कब शुरू करना है, और कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार मत करो। मैं ऐसे ही और आर एस दोनों वालों कह रहा हूँ कि तैयारी अब शुरू करेंगे, बस तुम लग जाओ। अरे तुम कोई देखो इसमें पता क्या है, इसमें देखो क्या होगा। पहली बात तो था नहीं मतलब ओ अजय सर का आर एस की तैयारी कराओ लगे हो। अच्छा तो पहला उन्हें वीडियो दिखा दियो आपा जी का पढ़ावा रहा, था लग जाओ कि आर एस की करावा कौन करावा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अच्छा मैंने आपको पॉलिटी भी पढ़ाई, शायद याद हो, ये वाले विद्यार्थी बैठे हैं, आप ईमानदारी से बताना आपने यूपीएससी के प्रश्न हल करने नहीं कर दिए थे क्या शुरू? तो फिर अपने आइडिया लगा सकते हैं यहाँ से, मतलब ये थोड़ी दे सकते हैं वे कद्दू करावा लगे यार जी करके तो करावा लगे है नहीं। तो बात चीज़। दूसरी बात, अब आप कहोगे गुरुजी किताब कौन सी लानी है? देखो किताब मैं ज़रूर लगवाऊंगा तुम्हारी। अब कई जैसे सोच रहे किताबों वगैरह आर एस में सिलेक्शन इकट्ठा हो जाए, वो मैं एक बार तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा किताबें अपने जो पढ़ेंगे वो तो बेस्ट है, इसके अलावा बाहर से भी मैटर आएगा, वो कैसे कवर करें। अब मैं ताना वो बाहर में किताब दिखाई कहीं हो तो कागजों निकल गई, वो NCERT आ रही हिस्ट्री की दिखाई कि यार इतनी बड़ी ये भी पढ़नी पड़ेगी, गुरुजी भी करा रहे हैं, इसके अलावा ये भी। देखो अपने हो रहे हैं शॉर्ट नोट्स तैयार, एग्जाम में जो आएंगे। देखो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, जैसे सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता, पूरा समाज समझा दिया, आर्थिक जीवन समझा दिया, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन वो समझ लिया। अब एक थोड़ा सा बेस क्लियर करना होता है, बेस क्लियर कर लिया उसके बाद एक बार मैंने पढ़ा दिया, एक बार NCERT में थोड़ा पढ़ लो उसको मोटा मोटा। शॉर्ट नोट्स तो ही आपके पास, एग्जाम में जाओ शॉर्ट नोट्स रिवीजन कर जाओ। तो ये मतलब सिलेक्शन लेना ही है, ऐसे नहीं है पेपर देना है, सिलेक्शन लेना है तो ये रणनीतियों से गुजरना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ, तुम्हें लोग कहेंगे ना रे लक्ष्मीकांत लिया, ना रे परीक्षा वाणी लिया। अब जैसे इतिहास के लिए बताता हूँ तुम्हें, अब इतिहास के लिए कोई लोग कहेंगे आप आर्य ले आओ, कोई कहेगा बिपिन चंद्रा ले आओ, कोई कहेगा सतीश चंद्रा ले आओ, कोई कहेंगे रामशरण शर्मा के ले आओ, कोई आपको कहेंगे किरण की ले आओ। तो आप किसकी मानोगे? तो ये चीज़ ना एक आदमी, हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ मेरे पे हाथ कर रहे हो आप, मैं मानता हूँ। या तो फिर एक को चुन लिया तो फिर चुनो, फिर लोग कुछ भी करें उसका मत चुनो। अगर मेरे पे ट्रस्ट करके आए हो ना आप यहाँ पर कि गुरुजी के पास कर पढ़ेंगे तैयारी करेंगे, तो मैं आपको जैसे मान लो कह दिया ना मैंने प्राचीन भारत के लिए किरण की बुक लानी है, तो आप किरण ही लेकर आओगे, इसके अलावा कुछ नहीं लाओगे। और आराम से UPSC ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना मेंस का, उसमें प्रश्न आते हैं किरण से, कोई छोटी बुक थोड़ी है ये। तो वो चीज़ है, अपनी जगह सभी ठीक है, लेकिन बस तुम उन लोगों से बचना जो ये इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि और दूसरी बात है, अब बीच में जैसे भर्तियां बहुत आएंगी, अब एक RAC की आएगी, ठीक है, क्योंकि अब ये CT तुम्हारा पास नहीं है मान लो, तो फिर ये CT से बाहर है ना RAC। अब महिला ASI वाली आई हुई है और SI वाली आई हुई है, अब ये इतनी भर्तियाँ आएंगी जो CT से बाहर है। अब तुम इसका लक्ष्य रखा है, इसका लक्ष्य रखते ये सारी मर जाएंगी भर्तियाँ। मरने का मतलब ये इसके अंदर आ जाएंगी सारी। लेकिन ना रहे यार बात छोरी तो ये कि भाई ASI लगाऊंगा, ना रहा बात छोरी कि भाई थानेदार बनाऊंगा, ना रहा बात छोरी कि एक बार नौकरी मिलनी चाहिए, चाहे किसी मिले, ये बातों मिलेगी नौकरी, पढ़ना तो पड़ेगा कहीं भी जाओ। मैं एक बात बता दूं, आप चाहे BSTC की तैयारी कर लो, ठीक है, और बड़ी सी बड़ी RS की तैयारी कर लो, मेहनत जो होती है ना, मेहनत वो उतनी ही करनी पड़ती है। पढ़े हो तुम्हें पता है, बस इतना है कि RS थोड़ा टाइम लेगी, ये 3 महीने का प्रोसेस है, ये मान लो साल भी चल सकता है, बस इतना ही होता है, मेहनत उतनी ही लगती है। तो वो बात है, उनको कोई BSTC वालों को ऐसे नहीं है कि कोई दिन में 24 घंटे मिलते हैं, RS वालों को 50 घंटे मिलते हैं, 26 घंटे मिलते हैं, ऐसे नहीं है, 24 ही घंटे हैं और 24 घंटों में सब कुछ करना है अपने को। तो थोड़ा मोटिवेशन में रहो, लोग कुछ करें क्या करें उनको इग्नोर करो, लोगों की बातों में आज रुक गए आगे नहीं बढ़ पाओगे। केठा मानी के क्या लोग किसो पढ़ावा है, क्यों ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, अरे पढ़ानो ज़िंदगी, कितने लोगों की ज़िंदगी सुधर रही है या नहीं है। और अब जैसे मैं मान लो उनके आगे आप ऐसे करना, मैं कलेक्टर की तैयारी करूँगा, बाप को सिर लगा कलेक्टर तो चपड़ासी लग जाए, वो ही बहुत है, अब बस वो गिरा देंगे। बात ऐसे लोगों से करो, ऐसे लोगों से संपर्क बनाओ जो तुम्हारा मोटिवेशन अप लोग कर दें। जैसे तुम एक दोस्त से बात करना जो फालतू का होगा, यार आज तो बहुत पढ़े लिए थक गया हूँ, तो आया घूमन चला, वो ये बात कहे घर चला घूमन चला, आड़ा खेजड़ी खुजड़ी धक्का मंदरा में खुआ के था ना और घर ले आओ वो। अब तुम्हें पता लग गया कि यार आगे दिमाग खराब हो रहे तो पढ़िया,
और सारा और दिमाग ही नहीं खराब हो जाए, पढ़ने का मन नहीं करेगा, उसके बाद सो जाओगे। अब ऐसे लोग से बात करो, जैसे मान लो तुम्हारे पिताजी से बात की, और या मतलब ऐसे दोस्त है, कोई दोस्त है, सारे बुरे नहीं होते, अच्छे होते हैं, ऐसे दोस्त से बात की कि यार आज पढ़ बहुत लिया, थोड़ा सा थकावट महसूस हो रही है, और आगे से फिर वो रिप्लाई देगा, अरे यार तू सिकंदर की तरह थक कैसे सकता है। तो ऐसे लोगों से फिर तुम्हारा मोटिवेशन, अरे यार मैं तो सिकंदर की तुलना कर दी तो मन में एक हो जाता है, यार मैं तो सिकंदर जैसा हूँ, 1 घंटा और पढ़ेंगे, तो वो बात होती है। और इन्हें कह दिया है सो जाए 2-3 घंटा बाद में पढ़ ले, बस हो गया फिर। तो वो चीज़ें, लोगों से मेन बात है जुड़ाव किनके साथ है, तो सबसे बड़ी बात वो होती है। अच्छा, अब अपनों ने पढ़ा था कि भूमि सुधार के कानून। अच्छा, भूमि सुधार के कानून कैसे बनाए गए, जैसे मरुस्थल वगैरह ना, कि यहाँ पेड़ पूड़ लगाएंगे, इसका सुधार करेंगे, वन जो काट रहे हैं लोग, उन वन को काटने को क्या करेंगे, कम करेंगे, है ना। तो राजस्थान में पहले मरुस्थल की विशेषता लिखो आप, इससे प्रश्न आ जाता है, लिखो। बाकी कल पढ़ाऊंगा वो भूमि सुधार कानून, तो टाइम हो गया फिर, है ना। लिखो मरुस्थल की विशेषता क्या है। अपने राजस्थान का मरुस्थल की विशेषता कराऊंगा रहे हूँ, भारत राजस्थान को मरुस्थल तो राजस्थान को ही है भाई। गुरुजी किया है राजस्थान को, तो देखो भाई राजस्थान को मरुस्थल किया है। पहली बात ये जो क्षेत्र है वो अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है। किस चट्टानों से, यहाँ पर अवसादी चट्टानें अधिक पाई जाती है, यानी ये जो क्षेत्र है वो किससे बना हुआ है, अवसादी चट्टानों से। अवसादी चट्टानों का मतलब ये होता है जहाँ अवसादी चट्टान होगी वहाँ पर कोयला भी अधिक निकलेगा और पेट्रोलियम क्षेत्र के अंदर भी हम अच्छा काम कर जाएंगे। अब आपसे अगर प्रश्न पूछे ना, कोयला और पेट्रोल जो निकलता है वो किस चट्टानों में निकलता है, पहला प्रश्न। दूसरा, अगर एग्जामिनर प्रश्न ये पूछे कि राजस्थान में कोयला सर्वाधिक कहाँ मिलता है, तो राजस्थान में कोयला सर्वाधिक कहाँ मिलता है, पलाना, बीकानेर। अगर बात करें पेट्रोलियम राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ मिलता है, बाड़मेर। बिल्कुल सिंपल बात है, याद रखना। अच्छा, मरुस्थल में ये जिले आते हैं नहीं आते, बीकानेर और बाड़मेर आते हैं, तो याद रखो राजस्थान में सर्वाधिक कोयला बीकानेर में और पेट्रोलियम बाड़मेर में। क्लियर हुआ, ओके। ये तो है अवसादी चट्टानें। गुरुजी दूसरी बात, दुनिया का सबसे युवा मरुस्थल कौन सा है, राजस्थान वाला थार मरुस्थल विश्व का युवा मरुस्थल है। युवा मरुस्थल कौन सा है, यही अपने वाला। पहले दूसरी बात, विश्व का युवा मतलब जवान मरुस्थल है। विश्व का ऐसा मरुस्थल है जहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। अगर आपसे प्रश्न जैव विविधता का मतलब क्या होता है, ये टॉपिक लगता आरएस में स्पेशल जैव विविधता का स्पेशल टॉपिक है, तुम्हारे सिलेबस देख लिया ना। हाँ, तो धीरे धीरे रुझान बढ़ रहा है ना। तो जैव विविधता का मतलब होता है, जैव का मतलब होता है जीव, विविधता का मतलब यानी कोई क्षेत्र है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, जैव विविधता। भारत में 2 हॉटस्पॉट क्षेत्र है, एक पश्चिमी घाट और एक पूर्वी हिमालय। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है मेडागास्कर में। और जैव विविधता दिवस जो आता है वो आता है 22 मई को, ये लिखाए हुए हैं सारे। अच्छा, एक प्रश्न आता है गमधर, ये करंट जीके का प्रश्न भी बन सकता है। गमधर जैव विविधता क्षेत्र है, वो राजस्थान के कौन से जिले में है, उदयपुर। क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर में। कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ वन अधिक होंगे तो वहाँ विभिन्न प्रकार के क्या होंगे, जीव। अच्छा, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, बिल्कुल गुरुजी पाई जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस मरुस्थल का है, गुरुजी ये बात तो नहीं समझे, आपने वहाँ लिखाया था ना पूर्वी मैदान में, कि पूर्वी मैदान में 23% एरिया है, जनसंख्या कितनी है, 39%। अब यहाँ आप ये लिख रहे हो कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल। तो मेरे भाई बात ये कह रहा हूँ कि दुनिया में जो मरुस्थल पाए जाते हैं ना, उसमें से राजस्थान का जो मरुस्थल है वो ऐसा मरुस्थल है जहाँ पर सर्वाधिक लोग रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो, गगनगढ़ में। गगनगढ़ किस में आता है, पश्चिमी रेतीले मैदान में। कितना लोग, घना ही है, बाहर जाओ बस स्टैंड पे है, को नहीं घना ही, इली सेट जाओ है। हाँ, आतंक ही आतंक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है किस मरुस्थल में पाया जाता है। और ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करने वाला जो है वो है मरुस्थल, मानसून को आकर्षित करता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्रश्न क्या बनेगा,
मैं आरएस की बात कर रहा हूँ और कल एक प्रश्न देता हूँ आज लिखने के लिए, कल प्रश्न लिख के लेना सारे। मानसून को आकर्षित करता है, ये सारी विशेषताएं मानसून को आकर्षित करता है, एक ये विशेषता हो गई इसकी। और अरावली जो पर्वतमाला ना, इधर देखना एक मिनट, ये रहा, ये अरावली होगी ना, अरावली के इधर है ये, तो अरावली की छाया गिर लेता है ये, तो अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा है, ये मरुस्थली। तो लिखोगे नीचे अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, सारे इंपॉर्टेंट है जितने लिख रहा हूं। अरावली का जो वृष्टि छाया प्रदेश है वो कौन सा है, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। अब लास्ट अपने बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, सर्वाधिक दैनिक तापांतर इस मरुस्थल का है, दैनिक तापांतर। गुरुजी दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है, दैनिक, देखो जो बात चल गई उसकी पूरी बातें होंगी ना, तापांतर। दैनिक तापांतर का मतलब ये होता है कि जैसे दिन भर में ताप पड़े, अच्छा एक तो होता है एक साल के अंदर तापमान पड़ता है, एक होता है दिन भर पड़े। अच्छा तो दो प्रश्न बनते हैं इसमें से, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि दैनिक तापांतर किस जिले का सर्वाधिक है, सर्वाधिक, और अगर पूछे वार्षिक तापांतर सर्वाधिक किस जिले का है, दो प्रश्न बनेंगे, सुनना ध्यान से। अगर प्रश्न यह है कि दैनिक तापांतर वाला सर्वाधिक जिला है, वो तो है जैसलमेर, दिन भर तो यहाँ गर्म रहती है। और वार्षिक तापांतर की बात करें तो कौन सा जिला हो जाएगा, चूरू। और अगर प्रश्न ऐसे है ना, न्यूनतम दैनिक और वार्षिक तापांतर, वो एक ही जिले का है, डूंगरपुर का। वो मत लिखना, अभी वो जलवायु टॉपिक में करेंगे, अभी शांत बनाए रखो। तो ये रखना, दैनिक तापांतर सर्वाधिक किस जिले का है, जैसलमेर का। और दैनिक और वार्षिक तापांतर पूछे तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू, राजस्थान का सबसे ठंडा जिला। कैसे होता है धीरे धीरे पढ़ेंगे, सुनते रहो। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला भी अपना यही है। अच्छा, सर्वाधिक वायु अपर्दन करता है ये मरुस्थल, सर्वाधिक वायु अपर्दन। गुरुजी अपर्दन क्या होता है वो मैं कल बताऊंगा सारी बातें, सिर्फ आज ये लिखकर स्टॉप कर दो बात, सर्वाधिक वायु अपर्दन। अच्छा, अपर्दन वाला जिला पूछे सर्वाधिक वायु अपर्दन किस जिले में होता है, तो करना जैसलमेर। सर्वाधिक वायु अपर्दन वाला मरुस्थल तो ही है, लेकिन सर्वाधिक वायु अपर्दन किस जिले में होता है, तो होता है जैसलमेर। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक बार विजन करा देता हूँ सारा। मेरे को लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि आज थोड़ा लेवल ज़्यादा ही अंदर घुस गया आप मैटर के। तरह कोई दिक्कत तो कोई नहीं, समझ में तो आ गया नहीं। एक ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना मेरे से। हाथ ऊपर करो जिसको समझ नहीं आया, घनी आ गयो चुन्नी बांध के घर ले जा, फिर घर आ जा, क्योंकि इन छोड़ना थोड़ी आपा है नहीं। चलो, ये था भौतिक प्रदेश। आया तो गया ना, शर्माने की बात नहीं है, जो नहीं आई वो पूछ लेना बातें। राजस्थान के कितने जिलों में, साथ बोल लो एक बार, अरे बोलो कितने संभाग में है, सिरोही का कुछ भाग है। राजस्थान यूनिवर्सिटी व यूनेस्को ने 2013 में ये कहा कि इसका विस्तार कितने जिलों में हो गया है, 12 तो थे, 5 जिले ये रे। बोलो ट्रिक, जा निस राशि, जा से, ऐसे, ऐसे, रा से, सी से, सिरोही। थार मरुस्थल की प्रमुख दो नदी बोलो, घग्गर और लूणी। जब घग्गर उफान में होगी तो हनुमानगढ़ में, और लूणी में उफान में होगी तो बाढ़ आएगी बालोतरा में। प्रमुख अभ्यारण्य बोलो, ताल छापर, और दूसरा ताल छापर कहाँ है, चूरू। राष्ट्रीय अमरूद उद्यान जैसलमेर। और वर्षा कितनी होती है, 20 से, वर्षा मापन यंत्र, यानी वर्षा को जो मापेंगे ना कितनी वर्षा हुई है, थे तो यहाँ बोलो ऐसे नहीं होता है वर्षा। थार मरुस्थल की अगर अपने बात करें तो मरुस्थल का अर्थ होता है मृत भूमि का, मतलब होता है मरी हुई भूमि जहाँ कृषि वगैरह नहीं होती। जैविक तत्वों की यहाँ कमी पाई जाती है और नमी की भी क्या पाई जाती है, कमी, जीव वगैरह कम होते हैं। मरुस्थल को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ऐसे पौधे लगाओ जो हवा को रोके, जैसे जिन्हें बोलते हैं वायु रोधी, यानी वायु को रोक सके, वायु को रोंद सके, मार सके वायु को। अब वायु पौधों को खींच कर नहीं जाएगी, पार करके नहीं जाएगी, तो मिट्टी यहीं रह जाएगी, आगे उड़ के जाएगी नहीं। यानी चलो मान लो मरुस्थल है, इसको उठा के बाहर तो नहीं फेंक सकते, लेकिन इसका विस्तार तो मत होने दो, तो उसके लिए क्या करना होगा, पेड़ लगाने होंगे। शुष्क कृषि पद्धति को बढ़ावा देना,
जैसे कृषि कर ही नहीं रहे, सुनने पड़े हैं वो क्षेत्र, अगर मान लो वहाँ पर कृषि हो जाती है मरुस्थल में, कृषि करने शुरू कर देते हैं तो वो मिट्टी नहीं उड़ेगी उसको, फिर वो उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी। अच्छा, 17 जून को मरुस्थल रोकथाम दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब बनाया गया था? 1995 के अंदर। मरुस्थल कितने % भाग पे है? 61.11। पहले कितने था? 58। अब देखो काजरी ये कहती है कि अब कितना हो गया वर्तमान में? बढ़ ही रहा है मरुस्थल, तो लगातार बढ़ता हुआ ये मरुस्थल का एरिया है। मरुस्थल की चपेट में राजस्थान अब इतना आ गया है। शुष्क बागवानी संस्था कहाँ है? बेऊ बागवानी, बै से बीकानेर, बै से बागवानी, बै से, और काजरी जोधपुर में, पता ही है। रेगिस्तान के प्रसार के लिए नाचना गांव है। बंजर भूमि कहाँ है? लवणीय भूमि, परत भूमि। तापमान सर्वाधिक, अधिकतम कितना हो सकता है? 749 और न्यूनतम 3। अच्छा, मरुस्थल की विशेषता है अब सादी चट्टानें पाई जाती हैं जिसमें कोयला और पेट्रोलियम मिलता है। यहाँ कोयला सर्वाधिक राजस्थान में बीकानेर, पेट्रोलियम बाड़मेर। विश्व का युवा मरुस्थल कौन सा है? अपने राजस्थान का मरुस्थल। सर्वाधिक जैव विविधता किस मरुस्थल में पाई जाती है? थार मरुस्थल में। सर्वाधिक जनसंख्या गंतव्य कहाँ है? थार मरुस्थल में। भारतीय उपमहाद्वीप मानसून को आकर्षित कौन सा मरुस्थल करता है? थार मरुस्थल। सर्वाधिक दैनिक तापांतर किसका है? थार मरुस्थल। लेकिन दैनिक तापांतर का जिला पूछे तो वार्षिक तापांतर का सर्वाधिक वायु अपर्दन किस जिले का है? कल के लिए प्रश्न लिखो, एक कल प्रश्न करके लेना। RS वालों को देना है तरज्जी करे से यार, तो लिख लियो, वरना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पेपर तो तुम दोगे 100% है। चाहे लुके दो, फार्म भरो, कैसे करो, तुम इनके आगे नहीं बताते तो क्या है। लिखो, राजस्थान में थार मरुस्थल की विशेषताओं का वर्णन करें। का वर्णन करें। देखो, सबसे बेस्ट तरीका होता है लिखने का, बताऊं क्या? अच्छी तरीके से लिखना। पहले तो थोड़ा सा मरुस्थल का परिचय दे देना, कितने का % पे फैला हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे इसका, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल ऐसे ही है और बढ़ता हुआ थोड़ा सा लिखोगे बढ़िया अपने हिसाब से। और दूसरी बात, जो आपके आसपास जो तैयारी कर रहा है ना, ये उसको भी देना प्रश्न कि भाई ये करके दिखा, फिर देखना वो कैसे लिखता है और तुम कैसे लिखते हो, फिर दोनों की मिलाना कॉपी कि सबसे अच्छा किसने लिखा है। फिर भी थोड़ा निर्णय ना कर पाओ कि हमने अच्छा लिखा है तो मेरे पास आ जाना, क्योंकि कल लेके लिख के आओगे, मैं चेक करूँगा। तो ये प्रश्न है कल का, ठीक है। आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।